बायोलॉजी की एनसीईआरटी 11th-12th की हम एक्सप्लेन करते हैं। काफ़ी मेरे दोस्त बिहार बोर्ड से हैं और जो हिंदी मीडियम से पढ़े ना उनको एनसीईआरटी को पढ़ने में काफ़ी परेशानी होती है, तो हम सोचे कि उनको हिंदी में एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि अपनी रिकॉर्डिंग हम खुद अपने सुने हैं। कारण ये है कि रिकॉर्डिंग सुनने के बाद पूरा चैप्टर 10-15 मिनट में पूरा रिवाइज हो जाता है। तो आज जो चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं सेल साइकिल हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम अ सिंगल सेल, जिसको हम जायगोट बोलते हैं। जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल से डेवलप करते हैं, जिसको हम जायगोट बोलते हैं। सेल का ग्रोथ, सेल का डिवीजन, ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है सेल साइकिल में। सेल का ग्रोथ होना, डीएनए का रेप्लिकेशन करना, फिर सेल डिवीजन करना, ये कितना सीक्वेंस में है सर। सेल का ग्रोथ होगा, फिर डीएनए रेप्लिकेट होगा, फिर सेल का डिवीजन होना। इसका मतलब ये हुआ कि अंडर जेनेटिक कंट्रोल तो है, अंडर जेनेटिक कंट्रोल तो है। सेकंड लाइन एनसीईआरटी की है कि इंक्रीज इन साइटोप्लाज्मिक इंक्रीजमेंट जो है वो कंटिन्यूअस है, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन वंस इन लाइफ साइकिल ऑफ सेल। सेल के लाइफ साइकिल में एक बार ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता है। तो फेजेस ऑफ सेल को हमने बांटा है, कौन सा फेज में कितना सेल का क्या क्या करता है। हमने देखा ह्यूमन सेल को, तो हमने देखा कि ह्यूमन सेल जो है वो 24 आवर में डिवाइड कर जाता है। वही ईस्ट सेल को देखा तो 90 मिनट में डिवाइड करता है। लेकिन सर ये दो फेज में डिवाइड होता है, एक इंटरफेज और एक एम फेज। हालांकि इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं। सेल प्रिपेयर होता है इस फेज में डिवीजन के लिए, लेकिन डिवाइड नहीं करता है। और एम फेज में माइटोटिक सेल डिवाइड कर जाता है। हालांकि इंटरफेज जो होता है वो 95% टाइम लेता है। सेल प्रिपेयर हो रहा है डिवीजन के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग नीट के स्टूडेंट हैं, 2 साल मेहनत करते हैं, 3 घंटे में उसका रिजल्ट बैठ के देते हैं। तो वो जो हम लोग 3 घंटा देते हैं वो एम फेज है, लेकिन जो 2 साल है वो इंटरफेज है। तो इंटरफेज भी डिवाइड हो गया G1, S और G2 में। यदि हम इंटरफेज G1 फेज की बात करें तो G1 फेज जो है ये गैप फेज है, गैप 1 है। M और S के बीच का गैप है G1 फेज। इसमें क्या करता है सेल इसमें ग्रोथ करेगा, सेल ग्रोथ करेगा। चूंकि सेल ग्रोथ कर रहा, ग्रोथ करने के लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और हम लोग को पता है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजीम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तो होगा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कि G1 फेज के बाद सेल तुरंत इंटर करेगा एस फेज में। मान लिया जाए कि G1 फेज में सेल जो है वो मान लिया जाए कि कैंसरस सेल है, तो तुरंत वहां से हटेगा, आगे नहीं जाएगा। नहीं तो एस फेज में जाकर डीएनए रेप्लिकेट कर तुरंत कैंसर धर लेगा। तो G1 फेज जो है वो चेक पॉइंट भी है। सेकंड स्टेप चेक पॉइंट है। थर्ड स्टेप ये कि ये ग्रोथ के लिए 2 फैक्टर है सर। पहला न्यूट्रिएंट और दूसरा फैक्टर जेनेटिक मटेरियल। तो न्यूट्रिएंट का मतलब हो गया ये जो G1 फेज है वो सबसे बड़ा फेज है। बड़ा बोलने का मतलब हो गया कि 24 आवर में सेल डिवाइड करता है, तो 8 से 12 घंटा G1 फेज है। चूंकि यहाँ सेल का ग्रोथमेंट हो रहा है, ग्रो हो रहा है, तो टाइम तो लेगा। न्यूट्रिएंट ही सेल को नहीं मिल रहा तो सेल ज्यादा टाइम तक लेगा। अब मान लीजिए कि सेल का अब सेल इंटर करेगा एस फेज में। एस फेज में क्या होता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एस फेज में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एस फेज में। हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, ना कि प्रोकैरियोटिक सेल में। G1 फेज, एस फेज, ये सब फेज प्रोकैरियोट्स में थोड़ी होता है। तो यूकैरियोटिक सेल की हम बात कर रहे हैं। तो यूकैरियोटिक फेज में वो भी मैक्सिमम करके हमें एनिमल्स, एनसीईआरटी में एनिमल सेल की बात किया, तो एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। तो जो डीएनए रेप्लिकेट करता है इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है। और यहाँ सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है।
सेंट्रियोल भी डबल होता है, लेकिन सेंट्रियोल डबल होता है आपको साइटोप्लाज्म में, लेकिन डीएनए रेप्लिकेट करता है आपको न्यूक्लियस में, एस फेज में। उसके बाद यहाँ हिस्टोन प्रोटीन भी सिंथेसिस होती है एस फेज में। एस फेज का मतलब हो गया सिंथेसिस फेज, तो ये भी टाइम जो लेता है वो लगभग 4 से 6 घंटा ले लेता है। उसके बाद डीएनए जब रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है तो सेल इंटर कर जाता है G2 फेज में। अब देखो यहाँ डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, 2C इनिशियली था तो डीएनए 4C हो गया, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम हुआ, क्रोमोसोम वो सेम होता। यदि G1 फेज के पास क्रोमोसोम 2C है तो S फेज के बाद भी क्रोमोसोम 2C होगा, उसके बाद G2 फेज हो जाएगा। यहाँ G2 फेज में सेल प्रिपेयर करेगा डिवीजन के लिए, चूंकि G2 फेज के बाद M फेज आने वाला, तो ये बोल सकते हैं कि गैप है, गैप 2 बोल सकते हैं, S और M के बीच का गैप है। यहाँ ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस होती है मतलब व्हाट इज द फंक्शन क्या है कि ट्यूबुलिन आगे जाके मेरा स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करना है, आगे जाके हम माइक्रोट्यूब्यूल बनाना है, एस्टर बनता है ना, तो इसके लिए ट्यूबुलिन प्रोटीन यहाँ सिंथेसिस होगा। उसके बाद मान लीजिए G1 सेल जो है उसके बाद 3 ऑप्शन है। यदि सब चीज ठीक ठाक है तो सेल इंटर कर देगा इस फेज में, या सेल परमानेंट कर ले, डिवाइड नहीं करे, खुद को परमानेंट कर ले, या सेल फिर क्यू नोट स्टेज में इंटर कर जाए। इस स्टेज को हम बोलते हैं, क्यू नोट स्टेज को बोलते हैं हम क्यूसेंट स्टेज। यहाँ सेल जो होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, लेकिन एनसीईआरटी बोलते हैं कि नोट प्रोलिफरेट, मतलब कि ग्रो नहीं करता, यहाँ ग्रो नहीं करता, बट कैन ग्रो भी कर सकता है। जब रिक्वायरमेंट पड़ेगा तब यहाँ सेल ग्रो कर जाएगा। तो ये जो हम इंटरफेज की बात किया, अगला कल एक्सप्लेन करेंगे ये एम फेज के बारे में। 3 स्टेप में सेल साइकिल को हम कंप्लीट करेंगे। तो इंटरफेज में सबसे बड़ी बात ये है कि आप याद रखो कि G1 फेज का क्या फंक्शन है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, दूसरा चेक पॉइंट। क्यों इतना वेरिएबल टाइम पीरियड है, क्योंकि सेल का ग्रोथ हो रहा है। इस फेज में क्या होता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। G2 में क्या होता है, तो G2 में ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस होता है, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर